यूनिट हॉस्पिटल का स्टाफ वेतन को लेकर बैठा धरने पर। वेतन तो दे दो साहब, रोटी के भी लाले पड़े हैं। मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित यूनिक हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के कारण अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने हॉस्पिटल के बाहर बैठक धरना दिया और वेतन देने की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल प्रबंधक पर पिछले 2 महीने से वेतन न देने का आरोप है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अस्पताल की गैलरी में बैठकर धरना दिया। कर्मचारी धरने पर मरीजों का इलाज राम भरोसे अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा वेतन न दिए जाने को लेकर धरना दिया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज राम भरोसे नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पताल के सारे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे अस्पताल के कर्मचारी दीपक ने बताया कि अस्पताल के सारे कर्मचारी परेशान हैं। पिछले 2 महीनों से अस्पताल प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। अस्पताल में लगभग 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अस्पताल द्वारा किसी भी कर्मचारी और डॉक्टर का वेतन नहीं दिया गया है। जब तक वेतन नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारी योगराज सिंह ने बताया कि पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम यहाँ किराए पर रहते हैं। मकान मालिक किराया देने के लिए दबाव बना रहे हैं। मोबाइल में रिचार्ज भी खत्म हो चुका है। खाने तक की परेशानी हो रही है। आज हम सुबह से ही धरने पर बैठे हैं। अस्पताल प्रशासन के लोगों से बात करने के लिए फोन लगाया गया है तो किसी ने फोन नहीं उठाया। पिछले 2 महीने से वेतन के लिए आजकल का बहाना बनाया जा रहा है। धरने पर बैठी अस्पताल की कर्मचारी रचना ने बताया कि हम 2 महीने से यूनिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और न ही हॉस्पिटल आ रहे हैं और वेतन देने के लिए मना कर रहे हैं। अस्पताल में मौजूदा मरीजों की देखभाल भी नहीं हो रही है। उनके तीमारदार उनके साथ बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर केजी गुप्ता और संजय रस्तोगी हैं। क्या मामला है? हम यहाँ परेशान हैं। फरवरी की सैलरी नहीं मिली है, मार्च भी खत्म होने वाला है और यूनिक हॉस्पिटल में अभी तक कोई डायरेक्टर आ नहीं रहा है और मैनेजमेंट वाले भी यही कह रहे हैं कि सैलरी मिल जाएगी। कोई आश्वासन अभी तक कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, कितना स्टाफ होगा टोटल स्टाफ 80 से 100 के स्टाफ है। हाँ, क्या डिमांड है आपकी? भैया हमारी फरवरी की और मार्च की सैलरी मिले और उसी के बाद सब काम होगा। तो ये कितना पुराना हॉस्पिटल है? कब से आप लोग जॉब कर? इसको अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे। तो स्टाफ क्या पुराना है कि नया भी? सब पुराना स्टाफ भी है, नया स्टाफ भी है और कोई डॉक्टर भी, किसी डॉक्टर की भी सैलरी नहीं मिली है, किसी स्टाफ की सैलरी नहीं मिली है अभी तक और डायरेक्टर कोई आने को तैयार नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम रचना है। अच्छा, क्या मामला है? आप इस टाइप पर बैठे हुए हैं? सर, हम 2 महीने से काम कर रहे हैं इस यूनिक हॉस्पिटल में। अभी तक सैलरी का कुछ पता नहीं है और जो डायरेक्टर्स भी हैं मतलब कॉल भी कर रहे हैं तो ना ही कॉल उठा रहे हैं हम लोगों की, ना ही हॉस्पिटल में आ रहे हैं और हम लोग वैसे ही रूम रेंट पे ही रहते हैं तो कहाँ से इतना खर्चा चला है। सैलरी देने के लिए मना कर। कितना स्टाफ होगा टोटल होगा सर 40 स्टाफ। अभी प्रेजेंट में ये मॉर्निंग शिफ्ट है और अभी इवनिंग शिफ्ट आई नहीं है और नाइट शिफ्ट भी नहीं आई है। सभी का ये हाल है जी, सारे स्टाफ का यही हाल है, डॉक्टर का भी यही हाल है। मैनेजमेंट क्या कह रहा है? आपने बात की? मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहे डायरेक्टर से बात करो जी। अब कितने पेशेंट होंगे अंदर? सर ओनली 4 पेशेंट है। तो उनकी केयरिंग कैसे हो रही है? कोई केयरिंग नहीं हो रही है। उनके अटेंडर बैठे पेशेंट के पास। मान लिया कोई अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हॉस्पिटल वाले होंगे जिम्मेदार जी, डायरेक्टर्स होंगे। क्या नाम है डायरेक्टर का? क्या मैनेजमेंट में कोई डायरेक्टर का नाम तो कौन लोग? सर नाम बताओ ना। डॉक्टर केवी गुप्ता, संजय रस्तोगी। सर मेरा नाम योगराज है। मैं स्ट्राइक को बैठे हैं, वजह क्या है? हमको जो है ना 2 महीने से लेके सैलरी हमारी होल्ड की गई है। अभी तो कोई पैसे का मालूम नहीं है और शादीशुदा बंदों में रेंट पे रहता हूँ। यहाँ पे मेरे मकान मालिक मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं पैसों के लिए, जिससे कि मेरी पॉकेट मेरे फोन तलक में रिचार्ज नहीं है बैलेंस की वजह से। इसलिए हम यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें जो हमारी सैलरी हमारी वापस दें और हमारे बहुत सारी आर्थिक परेशानियां हो रही है। खाने पीने तलक के लाले पड़े हम पे। कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति आया आपसे बात करने के लिए? नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है। हम सुबह से लेकर धरने पे बैठे हैं यहाँ पे, अभी तक किसी का पता नहीं है और ना ही कोई फोन पिक कर रहा है, कॉल्स भी कर रहे हैं। तो कितने दिन से सैलरी की डिमांड आपकी की जा रही है? कितने दिन से रुकी हुई है? भैया सैलरी तो डिमांड तो हम पिछले के लगभग 2 महीने से लेकर इनसे बोल रहे हैं, पर अभी तो कोई पता नहीं है कि सैलरी देना नहीं देना, कोई जवाब ही नहीं आ पा रहा है। आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात की है कहीं?
नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि हम तो मैंने इनके भरोसे बैठे हुए हैं ना, जो हमारे मालिक है हॉस्पिटल के, पर हम इनको जब फोन करते हैं फोन नहीं उठाते, बात करते हैं बात करने को तैयार नहीं है। कल एक सर आए थे डॉक्टर केबी गुप्ता, वो भी यहाँ के पार्टनर्स हैं, उनसे हमने बात करना चाहा पर वो गाड़ी में बैठ के एकदम निकल गए, बात नहीं की उन्होंने हमसे, बिल्कुल भी बात करने को राजी ही नहीं थे। मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, डायरेक्टर वगैरह कौन? डायरेक्टर एक केबी गुप्ता है, और ये मधुरम ग्रुप वाले मालिक हैं, और संजय रस्तोगी सर है। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी हमें मिल जाए, तभी हम काम करने स्टार्ट करेंगे, या फिर हमें जवाब दें कि देनी है नहीं देनी है, जिससे कि हम आगे भी जवाब दे सके। जहाँ पे हम रहते हैं अपने रेंट पे रहना भी हमको वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से एक प्रगमन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ युवा भी सड़क पर दौड़े। 6 किलोमीटर की दौड़ में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान कमिश्नर और डीआईजी ने मैराथन के शुभारंभ किया। सड़क पर दौड़ते युवाओं और अधिकारियों को देखकर लोगों ने भी स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक हुए। इस दौरान महिला धावक और पुरुष धावकों ने इस दौड़ में भाग लिया। मैराथन में विजयी धावकों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मैराथन के आयोजक एमटीए उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य को लेकर इस मैराथन का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं और विकास के प्रति अग्रसर मुरादाबाद के विषय में बताने के लिए भी कार्य किया गया है। इस दौरान कमिश्नर मुरादाबाद ने कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें उत्साह उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार के आयोजन आवश्यक है, जिससे का खेल के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ जाए और स्वास्थ्य के प्रति भी सभी लोग जागरूक रहें। आज विजय महिला और पुरुष धावकों को पुरस्कार धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्या आराम से यही से चला दे रहा अबे रोक ना हल्के हल्के तुम नहीं बनाओ। देश आने वाली है सर, वो आगे से तो मान लो। थोड़ा सा ये देखो करा दिया धनेला सेकंड अरे कुछ रखो अभी देखो ये सभी जो पुरुष और महिला वर्ग के छठे स्थान तक प्राप्त करने वाले हमारे दंड में ये दूरी तय की। अभिषेक ये तालियों की गति कुछ कम हो रही है। सूर्य निकल आया, अब तो ऊर्जा और अधिक आ रही होगी हम सबके पास।
स्थान ये सभी वो मंच पर आए। रेणु सिंह जी जिन्होंने 21 मिनट, बेटा एक एक प्लीज, जब मैं नाम बुलाऊं तब आइएगा। इन्होंने 21 मिनट 6 सेकंड में, सर आप भी आगे पहुंचिए। तालियां तो बनती हैं जो प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान सुशीला जी। हमारी बेटियां जो हमारे देश के उन्नति और विकास में तालियां तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक सम्मानित अतिथि वृंद के हाथों से ये पूरी तरह से पूरा सेकंडों के अंतर से प्रथम से लेकर और छठे स्थान तक ये दूरी रही। सभी ने पूरी कुशलता के साथ अपने जिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो शेष हैं जिन्होंने प्रतिभाग किया, मेरे बाएं हाथ की ओर काउंटर लगा हुआ है, वो वहां से उसे ग्रहण कर। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रगमन नाम से इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, उसके कई सारे नेतार्थ हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मुरादाबाद शहर डेवलप हो रहा है, उसमें सभी वर्गों के लिए जो सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, उसमें एक पहलू लोगों के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं करना भी है और उसके बारे में लोगों को जागरूक बनाना भी है। तो इसके लिए बहुत पहले ये तय हुआ था कि लोगों को इस तरीके के आयोजन करते रहा जाए, जिससे लोगों में फिटनेस के प्रति भी जागरूकता बढ़े और जो प्राधिकरण काम इस तरीके के कर रहा है उसके बारे में भी लोगों की जागरूकता, लोगों को जानकारी मिले। उसी के तहत आज ये 6 किलोमीटर का शॉर्ट मैराथन किया गया और इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी बुलाया गया, जो अच्छे धावक हैं उनको भी प्रमोट करने, सम्मानित करने के लिए। और इस तरीके के निरंतर आयोजन किए जाते रहेंगे ताकि फिटनेस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और लोगों के। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा आज नया मुरादाबाद में प्रगमन नाम से मैराथन रेस का आयोजन किया गया था। 6 किलोमीटर की रेस थी। इसके अंतर्गत हमारे शहर के और आसपास के क्षेत्र के काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल धावक हैं वो भी, और जो शौकिया हमारे जो धावक हैं वो भी इन्होंने प्रतिभाग किया। इस रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो युवाओं के बीच में एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रमोट करना, साथ साथ जो है पर्यावरण के प्रति उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न करना। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अपनी एक शानदार टाउनशिप डेवलप की गई है नया मुरादाबाद, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शोकेस करना एक हमारा, इसके अंतर्गत एक हमारा
उद्देश्य था। और हमारे द्वारा जो है प्राधिकरण के द्वारा जितनी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग जो परिसंपत्तियाँ डेवलप की गई हैं उनको भी हम लोगों ने आज इसके माध्यम से शोकेस किया है। इस रेस का जो उद्घाटन है वो हमारे आदरणीय मंडलायुक्त महोदय श्री आंजनेय कुमार सिंह साहब और हमारे जो परिक्षेत्र के DIG महोदय हैं श्री मुनिराज जी साहब द्वारा किया गया है। हमारे DIG सर तो स्वयं भी एक एलीट धावक हैं और आज उनकी प्रेजेंस से हम लोगों को जो है बड़ा मोटिवेशन मिला और मैंने देखा कि बड़े ज़ोर शोर से लोगों ने बड़े ही जो है उत्साह के साथ इसमें उत्साह अपना प्रतिभा किया गया है। इस रेस में 6 महिला वर्ग में और 6 पुरुष वर्ग में जो प्रतिभागी हैं, जो पहले 6 लोग हैं, उन लोगों के लिए नगद धनराशि की भी व्यवस्था की गई है। और प्राधिकरण लगातार जो है प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर जो हमारे परंपरागत खेल हैं और साथ साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले खेल हैं उनके प्रमोशन के लिए लगातार कार्य करता रहे। आदरणीय मंडलायुक्त महोदय की प्रेरणा से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कितने एथलीट्स का पार्टिसिपेशन? करीब ऑनलाइन जो था वो पार्टिसिपेशन 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ऑन द स्पॉट भी करीब 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो करीब 250 लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो आसपास की हमारी जो TMU यूनिवर्सिटी है और कई सारे विद्यालय हैं, कई सारे जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, उनके लोगों द्वारा भी ग्रुप बना करके पार्टिसिपेट किया गया है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बस श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए दिल्ली प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि आज बिहार उत्सव दिवस पर 22 मार्च को जो हर वर्ष होता है, भाजपा बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। हमारे पास राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख और बिहार से MLC माननीय संजय महक जी उपस्थित हैं। सिद्धार्थ शंभू जी जो पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के उपाध्यक्ष है, उपस्थित हैं। चंदन चौधरी जी जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष NDMC के सदस्य पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश प्रताप जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आज इस अवसर पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन करूंगा कि माननीय दिलीप जायसवाल जी का एक मिथिला का पाग और रंगवस्त्र देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मैं अब दिलीप जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी का भी, जिन्होंने 27 साल बाद दिल्ली में विजय दिलाई है और जिसमें बिहार और पूर्वांचल का प्रमुख रूप है, उनका अभिनंदन स्वागत। दिल्ली प्रदेश भाजपा के लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज बिहार दिवस के रूप में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। वो आपके सम्मुख बात करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से आप सबको संबोधित करें। माननीय सचिव। नमस्कार मित्रों, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज
बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी भाई संजय मयूख जी हैं। हमारे विधायक चंदन सिंह जी, तेज प्रताप जी, बाकी साथी भी उपस्थित हैं। आज बिहार दिवस है और मैं आप सबके माध्यम से सभी देशवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूंगा कि मैं अपना वक्तव्य रखूं उससे पहले कैसे हमारा बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है और क्या बिहार की गौरव गाथा है, हम सबको उसकी जानकारी है। लेकिन एक छोटा सा वीडियो है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बिहार का वो वीडियो। जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया, एक ऐसी भूमि जिसके गर्भ में आर्यभट्ट, चाणक्य और महान सम्राट अशोक जैसे रत्न पल्लवित हुए, एक ऐसी भूमि जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान का आश्रय दिया। ज्ञान, अध्यात्म और शौर्य की इस ऐतिहासिक विरासत का नाम है बिहार। 1.25 लाख से एक लड़ावा, तामै गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। अपनी वीरता से आज भी देश के युवाओं में साहस का संचार करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। वो बिहार ही है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म और निर्वाण हुआ। पुण्य भूमि बिहार, जहां माता सीता का जन्म हुआ, जो भूमि भगवान लव कुश की वीरता की साक्षी बनी, जो प्रभु श्री राम के चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि की कर्मभूमि है। मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह सुशोभित हैं। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में पिंडदान करने से श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और श्रद्धा के दर्शन कराता बाबा हरिहर नाथ मंदिर बिहार को सनातन संस्कृति की सुगंध से महका रहा है। बिहार के अद्वितीय गौरव का परिचायक है कभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, जिसका विस्तार भारत से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ करता था। प्राचीन शिलालेख जिसके प्रमाण दे रहे हैं, धर्म हो या ज्ञान, प्रशासन हो या कला, बिहार राजनैतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। एक तरफ बिहार के वैशाली में स्थित लिच्छवी दुनिया का पहला गणराज्य था, जहां से लोकतंत्र का उदय हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगास्थनीज के लिए भी बिहार की श्रेष्ठता को शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। बिहार के सांस्कृतिक रंगों को विश्व में बिखेर रही है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसकी जटिलता और सुंदरता आज भी जापान के मिथिला म्यूजियम के साथ बेल्जियम और नॉर्वे के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में संरक्षित है। झिझिया, झूमर और सामा चकेवा जैसे लोक नृत्य कानों और आंखों को बिहार के मधुर संगीत से तृप्त कर देते हैं। पूरे विश्व में रोशनी बिखेरता है बिहार के छठ पर्व का सूर्य, जिसकी दिव्यता और पवित्रता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस, जापान, यूके समेत कई देशों को बिहार की खुशबू से भर देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक और सदियों से जीवंत बिहार की विरासत को एनडीए सरकार अपने प्रयासों से सींच रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बिहार की अद्वितीय पहचान, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण, जो कभी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। आज विकास के नए नए कीर्तिमान बनाता बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। एनडीए सरकार ने जब शासन संभाला तब उसे पिछड़ा और बीमारू बिहार मिला था। आधी आबादी घरों में कैद थी, युवा पलायन को मजबूर थे। टूटी सड़कें, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और अपराध जिसकी पहचान हुआ करते थे। प्रदेश का 3/4 से अधिक हिस्सा बिजली के अभाव में अंधकार में डूबा हुआ था। कृषि विकास दर मात्र 2.3% थी।
बिहार के गांव में सिर्फ 384 किलोमीटर सड़कें थी। बिहार का शिक्षा बजट मात्र 3159.8 करोड़ रुपए था। लेकिन आज बिहार अपने काले अध्याय को पीछे छोड़कर स्वर्णिम भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए सरकार ने 2024-25 में बिहार को मिला 3.17 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट, जो 2004-5 में आवंटित 23,885 करोड़ रुपए से करीब 13 गुना है। एनडीए के शासनकाल में बिहार की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005 की तुलना में 7,914 से बढ़कर 2025 में 66,828 हो गई है। स्टार्टअप इंडिया से 2023 तक बिहार में 2075 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। साथ ही भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा कारखाने में हुआ। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु, समानांतर पुल, पटना मरीन ड्राइव, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बिहार में कनेक्टिविटी की नई कहानी लिख रहे हैं। कोसी महासेतु के निर्माण से कोसी व मिथिला एक हुआ और दरभंगा पहुंचने में 8 घंटे की यात्रा महज आधे घंटे में सिमट गई। मोदी सरकार की उड़ान योजना द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट परिचालन से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। तेजी से तैयार हो रहे पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी किया गया है। बिहार में 2004-5 तक मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जबकि एनडीए सरकार के प्रयासों से बिहार के हर जिले में कम से कम 1 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने का सपना साकार हो रहा है। साथ ही बिहार में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना हुई और पूसा कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनडीए सरकार के सुशासन में बिहार का स्वास्थ्य बजट 2005 के 629.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 20,335 करोड़ रुपए हुआ। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हुई। 15 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं एवं 7 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही एम्स दरभंगा के निर्माण की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। बिहार के वैश्विक आकर्षण को बयां कर रहे पिछले साल बिहार पहुंचे 7,36,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, जो कि गोवा के 4,67,000 पर्यटकों से कहीं अधिक हैं, जिन्होंने न सिर्फ बिहार की सुंदरता को सराहा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान की है। दुनिया का 90% मखाना उत्पादन करने वाले बिहार को मोदी सरकार में मखाना बोर्ड की सौगात मिली। साथ ही अमेरिका में भी बिहार के मखाने का निर्यात शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ बिहार को ग्लोबल पहचान दिलाई बल्कि बिहार के किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोले। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो या कृषि, व्यापार हो या रोजगार, एनडीए सरकार ने एक तरफ जहां बिहार की सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवित हो रही है, तो वहीं विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ता बिहार विश्व के मानचित्र पर आज अपनी अलग पहचान बना चुका है। ज्ञान, शांति, अध्यात्म और शौर्य, उसका कोई एक नाम है तो वो है बिहार। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम बिहार दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, तो उसके पीछे का अभिप्राय भी यही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को कोई काम कर रहा है, तो वो मेरा भाई का बिहार का कोई भाई या बहन कर रहा है। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि हमारे बिहार और पूर्वांचल के साथी हर उद्योग में, हर व्यापार में आपको काम करते मिलेंगे। और अब तो कई व्यापार ऐसे हैं जहां उनका वर्चस्व भी रहता है। कभी ऐसी छवि होती थी कि बिहार का मतलब मजदूर, अब ऐसा नहीं है। बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़े बड़े इंडस्ट्रियां सब हमारे बिहार के भाई बहन चलाते हैं। और जैसा भी आप लोगों ने सुना, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, माँ सीता की जन्मभूमि, इतना विशाल हमारा बिहार है, इतनी बड़ी उसकी संस्कृति है, जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई।
और आज समाज का कोई उद्योग हो या कोई क्षेत्र, आज मेरे सामने मीडिया कर्मी बैठे हैं, हमारे दिल्ली में भी मीडिया में भी हमारे बिहार के कितने लोग हैं जो अपनी कार्य कुशलता से, अपनी क्षमता से अपना लोग मनवाते हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री देख ली, तो बिहार में क्षमताओं का अभाव कभी नहीं रहा है। बिहार एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसका इतिहास बड़ा गौरवशाली है। और अब जब एनडीए की वहां सरकार चल रही है, तो मैं इस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तेजी से पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में काम हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है। जरा 2035 आने दीजिए, ये बिहार देश के सर्वप्रथम 5 राज्यों में एक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये ठान लिया है कि हमने बिहार को गौरवशाली इतिहास के साथ एक वैभवशाली बिहार बनाना है, तो निस्संदेह वो होकर रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे बीच बिहार के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपने मुखारबिंद से हम सबसे बात करें। श्री दिलीप जायसवाल। आप सभी को नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली प्रदेश के सम्मानित और लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सचदेवा साहब को, जिन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोगों के सम्मान में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है। और साथ ही दिल्ली में जहां भी बिहार के लोग रहते हैं, वहां पर बिहार दिवस मनाने का भी फैसला भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से लिया गया है। इसके लिए मैं भाई और यहाँ के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज मंच पर बैठे हुए हमारे बीच राष्ट्रीय मीडिया के, मैं दिन रात देखता हूँ कि बिहार से आकर दिन रात मेहनत करते रहते हैं, अपने परिवार बच्चे सबको छोड़कर संजय मयूख जी दिल्ली रहकर दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे हमारे भाई संजय मयूख जी जो बिहार विधान परिषद में स्टेट मिनिस्टर के स्टेटस में हैं वहां पर, और यहाँ बहुत सीधे साधे रहते हैं दिल्ली में। संजय मयूख जी, मंच पर बैठे हुए चौधरी चंदन सिंह जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, संतोष ओझा जी, सिद्धार्थ शंभू जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और मंचासीन सभी हमारे नेतागण। आज बिहार दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के 27 राज्यों में करीब 76 स्थानों पर बिहार दिवस मनाया जा रहा है। और उस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतागण इस बिहार दिवस में वहां पर रह रहे बिहार के लोगों के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। और यह 76 स्थान जो पूरे देश में है, वहां पर बिहार के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, वहां के सभी सांसद, विधायक और प्रमुख नेता सभी 76 स्थान और 27 प्रदेश में अपने बिहार के भाइयों का हौसला अफजाई करने के लिए वहां पर गए हुए हैं। मैं दिल्ली के धरती को नमन करता हूं। दिल्ली की धरती वैसे भी महान है जो पूरे देश के लोगों को और उनके जो हुनर हैं उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। उनके अंदर जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्ड हैं, वो नॉलेज है। दिल्ली में और दिल्ली की धरती महान है कि सभी लोगों को अपने गोद में बिठाकर और यहाँ का नमक रोटी हमारा कर्म भूमि के रूप में आज हम यहाँ के बिहार के जो रह रहे हमारे भाई बहन हैं उनको हौसला अफजाई करने के लिए आया। बिहार के लोग जहां भी बिहार से बाहर रहते हैं
जन्मभूमि से कर्म भूमि तक उनकी अपनी आस्था रहती है और जहां भी रहते हैं वहां के धरती को ही, वहां के लोगों ही उनके परिवार और उनके घर के तरह अब अपने आप को वहां पर समर्पित कर चुके हैं। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं बिहार दिवस के अवसर पर कि आपने पूरे देश और दुनिया के अंदर जाकर बिहार के छवि को, बिहार के विरासत को, संस्कृति को, विचारधारा को वहां पर आपने अपने जो आपका हुनर है उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जिस तरह से पूरे देश में और देश के बाहर भी आपको प्यार मिलता है, तो बिहार की धरती आपको नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, सलाम करती है कि आप इसी तरह बिहार के नाम को अपने संस्कार और मेहनत के बल पर आगे बढ़ाने का काम करें। और मैंने देखा है कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश एक है और श्रेष्ठ है, लेकिन आप देख रहे हैं वहीं पर इस देश के अंदर इंडी गठबंधन और उसके गठबंधन के नेतागण किस तरह से क्षेत्रवाद का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। एक ही देश के अंदर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इस देश का बंटवारा, इस देश को बांटना, नफरत फैलाना, ये इंडी गठबंधन का काम है। मैं वैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी बताना चाहता हूं कि आप ये गंदा खेल बंद कीजिए। पूरा देश एक है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, हम सब भाई भाई हैं और जो भी जहां रहता है अपने भाग्य से रहता है, अपने मेहनत से रहता है और सभी को अधिकार है पूरे देश में कि वो भाई भाई बन करके इस देश को, विकसित देश का जो सपना प्रधानमंत्री जी का है, उसको पूरा करे। मैं आज बिहार दिवस के अवसर पर उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं जो बातें वीडियो के द्वारा आपको बताया गया है कि बिहार लालटेन युग से आज बिजली के युग में पहुंच चुका है। मुझे याद है उसी बिहार में 10-10 घंटा इंतजार करना पड़ता था कि बिजली कब आएगा। अगर बिजली आता था तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि अब 1 घंटा बिजली रहेगा। लेकिन आज 24 घंटा में अगर 1 घंटा बिजली जाने की बात आती है तो वो भी अब पूरा बिहार जानता है। मुझे याद है कि पूरे बिहार में गंगा पर एक मोकामा घाट में पुल हुआ करता था। आज पूरे बिहार के अंदर बक्सर से लेकर और कटिहार तक गंगा पुल, चारों तरफ पुल ही पुल है, 6 लेन 4 लेन पुल ही पुल है। पहले रोड में गड्ढा नजर आता था, लेकिन आज बिहार विकसित हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सभी प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन बिहार कितना गौरवान्वित है कि वहां पर पहले से 3-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और प्रधानमंत्री जी ने एक जो सबसे बड़ी विरासत नालंदा के बाद इस दुनिया के अंदर तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें 2 विश्वविद्यालय बिहार में है और तक्षशिला विश्वविद्यालय आज पाकिस्तान के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि नालंदा के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी हम जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसी वर्ष जो है डेवलप करना शुरू करेंगे। ये बिहार को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। आज मैं इन सब बातों को कहने के लिए यहां नहीं आया, ये तो आज बिहार की छवि पूरे देश और दुनिया में लोगों को मालूम है। एक तरफ अगर हम मजदूरी का काम करते हैं
तो दूसरी तरफ अगर यूपीएससी क्रैक करने की बात आती है संघ लोक सेवा आयोग में, तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही क्रैक करने का काम, आज यूपीएससी क्वालिफाई करने का काम करते हैं। यानी हम सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा पहला संस्कार है कि जिस कर्म भूमि में हम पानी पीते हैं, नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसके प्रति अपनी आस्था, और आज उसी आस्था के कारण हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। और बिहार के जो भी भाई बहन पूरे देश में जहां भी रहते हैं, मैं उनसे यही आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अपने कर्म भूमि, यानी एक ने तुमको जन्म दिया रे, एक ने तुमको पाला, और उसी कृष्ण कन्हैया के तरह जो है उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना हम बिहार वासियों का ध्येय है, संस्कार है। मैं पूरे देशवासियों को आज धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी हमारे बिहार के और पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं, वो उसी आस्था और प्यार के साथ बिहार दिवस मनाएं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। खाली मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर एक सेना, एक फौज है जो देश के सीमा की रक्षा करता है, और वहीं पर दूसरी सेना, दूसरी फौज इस देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो इस देश की विचारधारा, विरासत और संस्कृति की रक्षा करने के लिए काम करती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना को पूरा करने के लिए ऐसे राजनीतिक दुकानदारी करने वाले लोगों का विरोध करती है, जो क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग करके कमजोर करना चाहती है। अगर हमारा देश इस तरह के भाषाई और क्षेत्रवाद के नाम पर खंडित होने का काम करेगा तो हमारा देश कमजोर होगा। इसीलिए आज बिहार दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं अपना बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और हम आपके प्रति समर्पित हैं। हम जहां रहते हैं उस मिट्टी के प्रति समर्पित हैं। मेरी आस्था है, वो मेरा मंदिर है, वो मेरा इबादत है, वो मेरी पूजा है, ये हम बिहारियों के दिल में रहता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय दिलीप जायसवाल जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो अब हम ले सकते हैं। जायसवाल जी, जैसे दिखाया गया बिहार की प्रगति का एक आप लोगों ने पेश किया, जो आरजेडी है, पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई हैं बिहार में,